सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अधिगम के सिद्धांतों के विषय में पढ़ने वाले हैं। अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम के सिद्धांत दिए हैं और उन्होंने किन किन जानवरों पर अपना प्रयोग किया था या किन पशु पक्षियों पर प्रयोग किया था, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। और आज की इस वीडियो में हम केवल और केवल पावलोव के सिद्धांत के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि एक एक सिद्धांत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और मैंने पहले ही कहा कि ये जो आपका अधिगम चैप्टर है, लर्निंग यानी कि सीखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे अधिक स्कोरिंग टॉपिक है अधिगम आपका। तो अधिगम जो है ये आपका जो पूरा बाल विकास विषय है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बच्चा जन्म से ही कुछ ना कुछ सीखता है और विद्यालय में आकर उसके सीखने की जो गति होती है वो और तेज हो जाती है। तो इसलिए बच्चों को किस तरीके से हमें सिखाना है, कौन सा विषय किस सिद्धांत की मदद से आसानी से हम सिखा सकते हैं, यही सारी बातें हम इन सभी में जानेंगे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम से याद भी कर लेंगे और बहुत ही आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। जैसे कि थॉर्नडाइक की बिल्ली, छोटी सी भूल, पावलोव का कुत्ता, क्लासिकल फूल, स्किनर का चूहा करे क्रिया प्रसूत, कोहलर के बंदर को आ गई सूझ। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये पहली ट्रिक हो गई, थॉर्नडाइक की बिल्ली, छोटी सी भूल। यहाँ पर देखिए केवल और केवल ये नहीं बताया कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था, और उनका जो सिद्धांत था वो क्या था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। फिर है पावलोव का कुत्ता, क्लासिकल फूल। तो क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव के सिद्धांत को कहा गया है। पावलोव ने प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। स्किनर का चूहा करे क्रिया प्रसूत। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने प्रयोग चूहे पर किया था। फिर कोहलर के बंदर को आ गई सूझ। तो सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने। और कोहलर ने प्रयोग किस पर किया था? बंदर पर, जिसका नाम क्या था? सुल्तान था या चिंपैंजी आप कह सकते हो। तो कोहलर ने अपना प्रयोग चिंपैंजी पर किया था और उस सिद्धांत को क्या कहते हैं? सूझ का सिद्धांत कहते हैं। अब ये तो पहली ट्रिक हो गई। अब हम दूसरी ट्रिक देखेंगे। अब देखिए दूसरी ट्रिक क्या है। पावलोव ने कुत्ता छोड़ा, पावलोव ने कुत्ता छोड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा मर गया कोहलर के चिंपैंजी पर। तो यहाँ पर आप देखिए पावलोव ने कुत्ता छोड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा मर गया कोहलर के चिंपैंजी पर। तो इस तरीके से ये दो ट्रिक आप याद कर लोगे। तो पहली ट्रिक में आप देखिए किसने किस पर प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, पावलोव ने कुत्ते पर, स्किनर ने चूहे पर, कोहलर ने चिंपैंजी पर। और यहाँ पर देखिए आपको सिद्धांत भी लर्न हो जाएगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, क्लासिकल फूल, या फिर ये कहें कि जो पावलोव का सिद्धांत था वो क्या था? क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। फिर है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, कोहलर का सूझ का सिद्धांत। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि बहुत ही आसानी से आपको सभी सिद्धांत और किस पर उन्होंने प्रयोग किया था, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे, किस पर प्रयोग किया था और उनका सिद्धांत क्या था, ये सारी चीजें आपको लर्न हो जा रही हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत पढ़ेंगे। इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके लिए नए हैं, लेकिन आप अगर आसानी से समझना चाहोगे तो बहुत बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर मैं बहुत ही इजी वे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रतिपादक कौन थे? IP पावलोव थे। इस संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक, ये दोस्तों आपको नाम जरूर याद रखना रहेगा। तो इसको देखिए क्या कहते हैं? कंडीशनड रिस्पॉन्ड थियरी ऑफ पावलोव। तो पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, कंडीशनड रिस्पॉन्स थियरी ऑफ पावलोव। तो पावलोव का कंडीशनड रिस्पॉन्स थियरी क्या है देखिए। तो यहाँ पर यह जो थियरी है इसके बारे में पढ़ने से पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि ये निवासी कहाँ के थे, ये कहाँ के थे? IP पावलोव रूस के थे। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर। और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसके लिए 1904 में। तो 1904 में इनको पुरस्कार भी मिला था। पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत बहुत बहुत इजी है दोस्तों।
देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक जब मैं पूरा प्रयोग समझाऊंगी तो उसमें ये शब्द आएंगे, तो इनको आप लोग समझ लीजिए कि स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है। जैसे कि अब आपको पता है कि इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, कुत्ते पर किया था, और कुत्ते को भोजन दिया जाता था। तो कुत्ते को जैसे ही भोजन दिया जाता था उसके मुंह से लार टपकने लगती थी, उसके मुंह से लार टपकने लगती थी उस कुत्ते के मुंह से, ठीक है। जो कुत्ता था उसके मुंह से लार टपकने लगती थी। तो जैसे ही वह भोजन को देखता था, तो भोजन को देख करके लार टपकाना ये स्वाभाविक उद्दीपक है, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस है। यानी कि यह क्या है, एक स्वाभाविक उद्दीपक है जो खाना है उसके लिए स्वाभाविक है कि जैसे ही खाने को देखेगा उसके मुंह से लार टपकने लगेगी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो ये पावलो जी थे, ये एक शरीर शास्त्री थे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद, ये मनोवैज्ञानिक नहीं थे पहले। इसके बाद देखिए कंडीशनल स्टिमुलस। अब कंडीशनल का क्या है कि खाना तो दिया जाएगा लेकिन उसके पहले एक घंटी बजाई जाएगी, एक घंटी बजाई जाएगी और घंटी बजाने के बाद कुत्ते को खाना दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए उसको, उसकी जो भूख है, या फिर ये कहें कि जो कुत्ता है उसको किससे जोड़ दिया गया है, पहले घंटी बजेगी तब खाना दिया जाएगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या किया गया, एक ऐसी स्थिति आई कि घंटी को तो बजाया गया लेकिन खाना नहीं दिया गया, फिर भी देखा गया कि कुत्ते के मुंह से लार टपक रही है। तो यहाँ पर देखिए ये जो घंटी है ये क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है, क्योंकि घंटी के बजने पर उसके मुंह से लार नहीं टपकना चाहिए बल्कि खाने को देख करके टपकना चाहिए। तो देखिए जो घंटी है ये क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है, यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस। हमने बीच में क्या ला दिया, एक कंडीशन ला दिया कि घंटी बजेगी तभी हम खाना देंगे। तो यह एक अस्वाभाविक उद्दीपक है, क्या, घंटी। भोजन हमेशा स्वाभाविक उद्दीपक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, और जो घंटी है वो कंडीशनल स्टिमुलस है, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसके बाद यूसीआर क्या है, यहाँ पर देखिए अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया। अनकंडीशनल यानी कि जिस पर कोई कंडीशन नहीं है, वो स्वाभाविक है। तो खाने को देख करके कुत्ते के मुंह से लार टपकना क्या है, यह स्वाभाविक अनुक्रिया है, यानी कि वह ऐसा करेगा ही, उस क्रिया के प्रति, खाने को देख करके वह लार टपकाएगा ही। यह क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। जो कुत्ता रिस्पॉन्स कर रहा है वही क्या है, अनकंडीशनल है, खाने को देख करके। तो यह यूसीआर हो गया। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर सीआर, यानी कि कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो अस्वाभाविक अनुकूलित अनुक्रिया क्या हो गई, अस्वाभाविक अनुकूलित अनुक्रिया तब हो गई जब कुत्ते को खाना नहीं दिया गया, केवल घंटी बजाई गई, क्योंकि घंटी बजाने के बाद ही उसको खाना दिया जाता था। तो वह घंटी, उसको लगा कि घंटी जब बजेगी तो खाना मिलेगा, और एक स्थिति ऐसी आई कि केवल घंटी को बजाया गया, खाना नहीं दिया गया, तो घंटी के बजने पर भी उसके मुंह से लार निकली। तो यह हो गया कंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कि घंटी की आवाज पर उसने क्या प्रतिक्रिया दी, उसने लार टपकाया। तो यह क्या हो गया, अस्वाभाविक अनुकूलित अनुक्रिया, यानी कि उसने क्या किया, रिस्पॉन्स किया, और वो भी घंटी पर ही कर दिया, जबकि उसको भोजन पर करना चाहिए लेकिन घंटी पर ही रिस्पॉन्स कर दिया। तो ये हो गया कंडीशनल रिस्पॉन्स। अब देखिए पावलो का प्रयोग। अब पावलो का प्रयोग क्या है, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शरीर शास्त्री आईपी पावलो ने किया। इस मत के अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। पावलो एक शरीर शास्त्री थे, इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में एक कुत्ते पर किया था। देखिए अब प्रारंभ में पावलो ने पाया कि भूखे कुत्ते को भोजन दिखाने से उसके मुंह में लार आ जाना स्वाभाविक होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब कुत्ता भोजन को देखेगा तो उसके मुंह से लार टपकना क्या है, स्वाभाविक क्रिया है। बाद में पावलो ने कई दिनों तक कुत्ते को घंटी बजाकर खाना दिया। अब उन्होंने क्या किया, पहले घंटी बजाते थे तब खाना देते थे, जब घंटी बजती थी तो कुत्ता, उसको खाना मिलता था। तो घंटी और खाना, यही क्रिया कई दिनों तक दोहराने पर पाया कि खाना एवं घंटी के मध्य संबंध उत्पन्न हो जाता है एवं लार टपकना स्वाभाविक क्रिया हो जाती है। यानी कि उसको ये बात समझ में आ गई कि जब घंटी बजेगी तभी हमको खाना मिलेगा। तो घंटी और खाने को जोड़ करके यहाँ पर देखा गया, तो घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा, तो यह दूसरी क्रिया हो गई। अब देखिए पावलो ने इसके बाद केवल घंटी बजाई, तीसरी क्रिया में क्या किया, पहले में उन्होंने क्या किया, सीधे कुत्ते को भूख लगी थी, उसको खाना दे दिया तो उसके मुंह से लार टपक, खाना देख करके ही लार टपकने लगा। दूसरी क्रिया में उन्होंने क्या किया, उन्होंने घंटी
बजाई और घंटी बजाने के तुरंत बाद खाना दिया। तो घंटी और खाना जब इस तरीके से उसे मिला तो भी वह क्या, यहाँ पर भी उसने ला टपकाया। लेकिन तीसरी स्थिति में क्या किया, केवल घंटी बजाई। तीसरी स्थिति में केवल घंटी बजाई और उन्होंने खाना नहीं दिया। अब देखिए, पाओलो ने केवल घंटी बजाई, साथ में खाना नहीं दिया, तथा पाओलो ने देखा कि कुत्ता स्वाभाविक क्रिया यानी कि लार तभी भी टपका रहा है, जबकि उसको खाना नहीं दिया गया, केवल घंटी ही बजाई गई। तो देखिए, क्योंकि कुत्ते ने घंटी बजने से यह सीख लिया था कि उसे भोजन मिलेगा। उसे लगा कि जैसे ही घंटी बजेगी हमें भोजन मिलेगा। तो तीसरी क्रिया में केवल घंटी बजाई गई, उसको भोजन नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी उसने लार टपकाया, क्योंकि उसे ये समझ में आ गया था कि जैसे ही घंटी बजेगी उसे भोजन मिलेगा। तो यहाँ पर घंटी के प्रति इस प्रतिक्रिया को पाओलो ने संबद्ध सहज क्रिया की संज्ञा दी, यानी कि उसे ये बात समझ में आ गई कि जब घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा, यानी कि उसने क्या किया, घंटी से भोजन को जोड़ लिया। तो यह क्या हो गया, जोड़ना या संबंध स्थापित कर लेना। उसने यहाँ घंटी और भोजन में संबंध स्थापित कर लिया था। उसे ये लग रहा था जैसे ही घंटी बजेगी हमें भोजन मिलेगा, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सिद्धांत को संबद्ध सहज प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, संबद्ध सहज क्रिया भी कहते हैं। अब देखिए, कुत्ते के समान जैसे बालक और व्यक्ति भी संबद्ध सहज क्रिया के द्वारा सीखते हैं, जैसे कि पके हुए आमों या मिठाई को देख करके बालकों के मुंह में पानी आ जाता है। अब यहाँ पर इस सिद्धांत को किस तरीके से हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, या बालकों पर किस तरीके से हम देखते हैं कि अब बालक के सामने आप मिठाइयाँ रख दीजिए, अलग-अलग प्रकार की मिठाई रख दीजिए, या फिर उसके सामने पके हुए आम रख दीजिए, ऐसे फल जो उसे बहुत पसंद है, तो आप देखोगे उसके मुंह में पानी आ जाएगा। तो यहाँ पर वही बात कही गई है, जैसे कि कुत्ता खाने को देख करके उसके मुंह में पानी आया था, सेम वही स्थिति बच्चों के साथ भी होती है कि वह भी जब अपनी कोई बहुत ही पसंदीदा चीज देखते हैं, या मिठाई या पके हुए फल, तो उनके मुंह में भी पानी आ जाता है। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए, अब ये जो दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। उल्टी करना अनेक व्यक्तियों में सहज क्रिया होती है, क्योंकि आप देखते हो बहुत लोग उल्टियां करते हैं, पर अनेक में यह संबद्ध सहज क्रिया भी होती है। जैसे कि उल्टी करना एक बहुत सारे लोगों में होता रहता है, बहुत सारे लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोगों को कोई परिस्थिति होती है तभी उल्टी होती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, अगर वो पहाड़ पर यात्रा करने गए हैं, बस में यात्रा कर रहे हैं, तो कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, उल्टी करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी आदत नहीं होती है और वह ऐसे एटमॉस्फेयर में चले गए हैं जहां पर उनको उल्टियां हो रही हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको यात्रा प्रारंभ होने से पहले ही उल्टी होने लगती है। कुछ लोग दूसरे को देखकर उल्टी करने लगते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, सहज क्रिया तो है, लेकिन जब एक ऐसी परिस्थिति आई, यानी कि पहाड़ी एरिया क्या हो गया, उस व्यक्ति के लिए परिस्थिति हो गया कि पहाड़ी एरिया पर यात्रा करते समय उल्टियां होंगी ही होंगी। तो यहाँ पर आप देखिए, उल्टी तो होगी, यानी कि यह क्या हो गई, ये तो स्वाभाविक हो गया कि उस व्यक्ति को उल्टी होगा, लेकिन उसको किस परिस्थिति से जोड़ा गया, पहाड़ी एरिया से जोड़ा गया, कि अगर इस तरीके के एरिया में वो व्यक्ति जाएगा तो उसको उल्टियां होंगी ही होंगी। जैसे कि घंटी की आवाज पर कुत्ते को भोजन मिलेगा, सेम वही चीज आप समझिए। तो घंटी को किससे जोड़ दिया गया, भोजन से जोड़ दिया गया। तो जो उल्टी है यहाँ पर उसको आप भोजन समझिए, और जो परिस्थितियां हैं, जो पहाड़ हैं, वो क्या हो गए यहाँ पर अस्वाभाविक, वो घंटी की तरह हो गए। तो इस तरीके से वहां पर क्या होता है कि पहाड़ पर या बस में यात्रा करते समय कुछ व्यक्तियों को उल्टियां होती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए, जो आप पढ़ रहे हो पाओलो का सिद्धांत, वो किस तरीके से हमारे दैनिक जीवन में भी हम रोज देखते हैं, और कुछ भी नया नहीं है इसमें, आप पहले से सारी चीजें करते हुए आ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर पाओलो के प्रयोग को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, अनुकूलन से पूर्व, जब केवल और केवल कुत्ते को भोजन दिया गया, और भोजन क्या है, अनुबंधित उद्दीपक है, अनुबंधित उद्दीपक है, यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस है। अब देखिए, जब भोजन दिया गया तो स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया हुई, यानी कि स्वाभाविक चीज क्या, उसको भोजन दी गई और उसके मुंह से लार टपकी, इसकी अनुक्रिया हो गई, उस क्रिया के प्रति क्या हो गई, अनुक्रिया हो गई। और ये अनानुबंधित अनुक्रिया है, यानी कि इस पर कोई बंधन नहीं है, उसके मुंह से लार टपक रहा है, ये क्या है, स्वाभाविक है कि उसके मुंह से लार टपकेगा ही। तो ये अनानुबंधित है, यानी कि बिल्कुल अनुबंधित नहीं है कि कोई आपने कोई कंडीशन लगाया, इस पर कोई कंडीशन नहीं लगाया है, सिंपल सी बात है, इसको आप इतना समझिए, स्वाभाविक उद्दीपक है भोजन, और इस पर
कुत्ते की स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित अनुक्रिया। तो भोजन तो दिया गया उसको और उसने क्या किया, स्वाभाविक चीज किया कि वह लार टपकाया। अब दूसरा क्या है देखिए, अनुकूलन के दौरान अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है, घंटी है, और स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, भोजन है। भोजन क्या है, अनानुबंधित उद्दीपक। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी लार टपकेगा। तो अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक मिल करके स्वाभाविक अनुक्रिया करा रहे हैं, किससे, कुत्ते से। यानी कि घंटी के साथ भोजन दिया गया, घंटी के साथ भोजन दिया गया उस कुत्ते को और उसके मुंह से लार टपका। तो यह भी क्या हो गया, अनानुबंधित अनुक्रिया यानी कि यूसीआर। पहले और दूसरे में यूसीआर यानी कि अनानुबंधित अनुक्रिया, कोई उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं डाला गया है, वह उसकी स्वाभाविक अनुक्रिया हुई कि उसके मुंह से लार टपकी। दूसरी सिचुएशन में भी स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। अब तीसरे में देखिए, अनुकूलन के बाद, यानी कि अब उसको हैबिट हो चुकी है, घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा, घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा। अब वह इसकी क्रिया के प्रति क्या हो गया, अनुकूलित हो चुका है। जैसे कुछ व्यक्ति अभी आपने देखा कि उन्हें लग रहा है कि अगर पहाड़ पे जाएंगे तो उल्टी होगी ही होगी, पहाड़ पर जाएंगे तो उल्टी होगी, और कुछ लोगों के दिमाग में है कि ऊपर चल रहे हैं तो बीच में रास्ते में उल्टी होगी ही होगी। तो यही सब क्या चीजें हैं, यही सब है पावलोव के सिद्धांत के अंतर्गत। और यहाँ पर आप देखिए अब अनुकूलन के बाद क्या होगा, तीसरी सिचुएशन में जब कुत्ते को आदत पड़ चुकी है कि घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा। तो देखिए जो घंटी है ये अस्वाभाविक उद्दीपक है, ये स्वाभाविक नहीं है, पहले भी मैंने आपको बताया, और इसे हम अनुबंधित उद्दीपक भी कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, अब जब घंटी केवल बजी फिर भी उसके मुंह से लार टपकी, तो ये देखिए यह स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। तो यहाँ पर आप देखिए पहले, दूसरी, तीसरी, तीनों में स्वाभाविक अनुक्रिया हुई है उसकी, और पहले और दूसरे में अनानुबंधित अनुक्रिया है, और तीसरे में क्या हो गई, अनुबंधित व अनुकूलित अनुक्रिया। क्यों अनुबंधित हो गई, क्योंकि उसको हमने खाना तो दिया ही नहीं, उसको खाना बिना दिए ही हमने उसको उसकी आदत डलवा दी कि जब भी घंटी केवल बजेगी तभी भी तुम्हें लार टपकाना है। तो इसके लिए हमने उसको बाध्य कर दिया। तो यह क्या हो गई, अनुबंधित या व अनुकूलित अनुक्रिया हो गई। उसको अनुकूलन हो गया, उसको हैबिट हो गई कि घंटी बजेगी तो हमें लार टपकाना ही टपकाना है। ठीक है, तो इस तरीके से वह घंटी को उसने क्या मान लिया, मुख्य उद्दीपक मान लिया, अस्वाभाविक उद्दीपक को भी स्वाभाविक उद्दीपक मान लिया। जबकि घंटी क्या है, अस्वाभाविक है। जो भोजन है वो स्वाभाविक उद्दीपक है ना, उसको देख करके उसके मन में या उसके मुंह से लार टपकनी चाहिए, लेकिन अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी के बजने पर ही उसके मुंह से लार टपकने लगी। तो इस क्रिया के लिए हमने उसको क्या कर दिया, अनुबंधित कर दिया या अनुकूलित कर दिया कि केवल घंटी के बजने पर भी तुम्हें लार टपकानी है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया तीनों के तीनों सिचुएशन को। अब यहाँ पर पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम कौन से हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्तों, इसीलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको ध्यान से पढ़ें। देखिए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको हम कहते हैं, सबसे पहला थियरी जो था सीखने के सिद्धांत को, इसीलिए इसको क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग कि यह सबसे पहला सिद्धांत था सीखने का। फिर है क्लासिकल सिद्धांत। तो क्लासिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, हम शास्त्रीय कहते हैं, कि शास्त्रीय गायन। क्लासिकल म्यूजिक को हिंदी में क्या कहते हैं, शास्त्रीय गायन। तो क्लासिकल सिद्धांत को हम हिंदी में क्या कहेंगे, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। फिर देखिए अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। हमने क्या किया था, कुत्ते को हैबिट डलवा दी थी धीरे धीरे कि बिना खाने के ही तुम्हें लार टपकाना है, केवल घंटी की ही क्रिया पर, तो उसे हमने बाध्य कर दिया। तो यह अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत हो गया। संबद्ध प्रतिक्रिया या संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। संबंध कैसे हुआ, क्योंकि घंटी और भोजन में हमने एक संबंध स्थापित किया, घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा। तो यह क्या हो गया, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। फिर है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसके बाद अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत, यह भी इसको कहते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया तो आपको समझ में आ ही गई कि बिना खाना दिए ही उसके मुंह से हमने क्या किया, हमने उसको भोजन नहीं दिया, फिर भी उसने अपने मुंह से लार टपकाई केवल घंटी की आवाज पर। अब देखिए पावलोव का जो सिद्धांत है इसका शैक्षिक महत्व क्या, शिक्षा में क्या महत्व है, यही तो इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछता है। यह सिद्धांत बालकों को सीखने की स्वाभाविक विधि बताता है। इस सिद्धांत का उपयोग करके बच्चों में भय संबंधी रोगों का उपचार किया जाता है, यानी कि जो बच्चों के अंदर डर भय बैठ जाता है उसको आसानी से पावलोव का सिद्धांत प्रयोग करके हम उस बच्चे के अंदर के डर को समाप्त कर सकते हैं। फिर इस सिद्धांत का समूह के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान होता है, गणित शिक्षण में भी यह सहायक है। फिर देखिए
अभिवृद्धि विकास में सहायक है, यानी कि आदतों के निर्माण में बच्चों को अच्छी-अच्छी आदतें या उनके स्वभाव में अच्छी-अच्छी आदतें लाई जाएँ, इसके लिए क्या करता है, यह सिद्धांत बहुत मदद करता है। अब देखिए, इस सिद्धांत की सहायता से बालकों में अच्छे व्यवहार और उत्तम अनुशासन की भावना का विकास किया जा सकता है। यह सिद्धांत उन विषयों के लिए अत्यंत उपयोगी है जिसमें चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि सुलेख, अक्षर विन्यास। ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा। तो यह भी क्रो एंड क्रो ने ही कहा है। 5वां और 6वां जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। तो बच्चों में अच्छे व्यवहार, अच्छी आदतों का विकास करने के लिए, अनुशासन का विकास करने के लिए हम किस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे? पावलोव के सिद्धांत का। और यह यहाँ पर आप देखिए, इससे सुलेख और अक्षर विन्यास में भी हम इस सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं। यह भी क्रो एंड क्रो ने कहा है। बच्चों की राइटिंग अच्छी करवा सकते हैं इस सिद्धांत की मदद से। ये जो पावलोव का सिद्धांत है, इसको पूरा आप लोगों ने पढ़ लिया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पर भी आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है, वहाँ पर ज़रूर शेयर करेंगे। आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको पूरा ध्यान से पढ़ते जाइए। आगे आपको थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर सभी सिद्धांत पढ़ने हैं और सभी को अच्छे से समझना भी है। यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको पढ़ाया है। आप लोग बताइएगा कि ट्रिक आपको कैसी लगी और आप लोग इसको अच्छे से नोट्स भी बना लीजिए। आपको फ्री की फ्री पीडीएफ हर विषय की आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। और अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट्स करके के ज़रूर जाइएगा और अच्छे से प्यारे-प्यारे कमेंट्स करना आप लोग मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के लिए वीडियोस बनती हैं और आप लोगों के कमेंट्स अच्छे आते हैं तो और मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस हम लेकर के आएँ और ऐसे ही आपके लिए लगातार वीडियोस लाते रहें और आप लोग की तैयारी बेहतर कराते रहें। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे पिछली वीडियोस की भी लिंक मिल जाएगी। एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, बिना कोचिंग के कैसे आप तैयारी कर सकते हो और सारे के सारे विषयों को कैसे अच्छा बना सकते हो। आपको सारे के सारे विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप देखिए और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताइए। तो आपकी संस्कृति क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, उसको भी आप देखिए और कोई भी समस्या आ रही है तो हमें बताइए। उम्मीद करती हूँ आप बने रहेंगे ऐसे ही हमसे और सारे वीडियोस को देखते रहेंगे और ये जो अधिगम चैप्टर है इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे हमारे साथ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आप देखिए, पावलोव की भी घंटी थी और यहाँ यूट्यूब में भी एक घंटी है, उसको बजाना मत भूलिएगा। उसको आप बजाए रहोगे तभी आपको सारे विषयों की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो ऐसे ही बने रहिए हमसे, सारे वीडियोस को देखते रहिए और हमारा एक ही सपना है आप सभी को शिक्षक बनते हुए देखना। और आप जब शिक्षक बनोगे तो आपका सपना पूरा होगा, अपने माता पिता का सपना पूरा होगा, आपके माता पिता खुश होंगे और हमें भी बहुत खुशी मिलेगी कि हमने आपको पढ़ाने में अपना योगदान दिया था। तो उम्मीद करती हूँ आप चैनल से बने रहेंगे और सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।